दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एकदम से आपको जो डेफिनेशन में समझाऊंगा या फिर टॉपिक समझाऊंगा एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे जो मीनिंग है मिक्स हैं। तो अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लीजिएगा ठीक से, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे पीछे होंगे, तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हम अपनी वीडियो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो में कुछ भी एरर या फिर आपको पसंद ना आए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ईजीबी है क्या? ठीक है, तो पहले ईजीबी शुरू करते हैं। ईजीबी क्या है? इसमें ईजीबी का इस्तेमाल होता है, डायग्राम की मदद से भी हम समझेंगे। तो इस पर पहले तो आप कुछ कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ वर्ड समझिए। ठीक है, ईजीबी क्या है? तो ये कि इंटरप्राइज से जावा बीन्स है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है क्रिएट करने के लिए वेब एप्लीकेशन को। ठीक है, वेब एप्लीकेशन कहाँ पर होते हैं? वेब एप्लीकेशन होते हैं जावा सर्वर पे होते हैं। ठीक है, अब तो समझ लो सर्वर के अंदर, जैसे हम अपना हमारा प्रीवियस टॉपिक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उनको देख लीजिए सबलेट की। ठीक है, सबलेट से रिलेटेड यहाँ पर भी है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत बदल जाएंगे। तो होता क्या है कि सबसे पहले सर्वर होता है, सर्वर के अंदर हमारा एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के अंदर हमारा सबलेट होता है, और सबलेट के अंदर हमारा JSP होता है। ठीक है, जावा सर्वर पेज। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क कहाँ पर काम कर रहा है, ये चीज़ समझिए। जो ईजीबी है, इंटरप्राइज से जावा बीन्स यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आता है, प्लस यूआई। ठीक है, जो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है, बट दे आर नॉट गुड इनफ। तो ईजीबी इंटरप्राइज से जावा बीन्स जो कि इस्तेमाल होता है क्या, वेब एप्लीकेशन और यूआई बनाने के लिए, लेकिन वो गुड इनफ नहीं है, क्योंकि एक तो रोबस्ट नहीं है, एक तो सिक्योर भी नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट? स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। इसको हम स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्प्रिंग की हमारी बारी आ गई। तो आप समझ गए ना कि हम क्यों स्प्रिंग फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इंटरप्राइज से जावा बीन्स है, ईजीबी है, फिर भी हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सिंपली क्योंकि ईजीबी रोबस्ट नहीं है और सिक्योर भी नहीं है। तो स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, याद रखना, स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है अपने में। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है, इसके अंदर ईजीबी है, इसके अंदर हमारा बीन्स है, कोड्स है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, JDBC है, ORM है। तो इन सबको समझेंगे, ORM, JDBC। ठीक है, IOC क्या है, इनको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो पहले आप इंट्रो समझिए। ठीक है, इंट्रो हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अब क्या है स्प्रिंग फ्रेमवर्क? ठीक है, ये बड़े जो इंटरप्राइजेस होते हैं, अब हमें पता है कि जो सबलेट्स हैं, जो एप्लीकेशन उनके लिए सही है, लेकिन जो बहुत बड़े इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रही है, वहाँ पर उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आपको स्पेशल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करता है। इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ ऑल बिग थिंग्स। जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं, उन सबका कॉम्बो है। इसमें सबलेट्स हैं, इसमें ORM है, इसमें ईजीबी है, इसमें जो हो सकता है सब कुछ है। ठीक है, और ये यूज़ करता है वेरियस टेक्निक, अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जैसे कि AOP, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, प्लस पोजो का, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट का, DI का, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। ठीक है, तो डेवलप इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन यूजिंग ईजीबी, ताकि डेवलप किया जा सके इंटरप्राइजेस जो भी एप्लीकेशन है ईजीबी की मदद से। ईजीबी पता है ना, इंटरप्राइजेस जावा बीन्स की मदद से इन सबको डेवलप किया जा सके। तो इन सब वेरियस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डेवलप किया जा सके इंटरप्राइज एप्लीकेशन यूजिंग ईजीबी का इस्तेमाल करा जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर DI क्या है, पोजो क्या है, AOP क्या है, उसको समझेंगे। तो उससे पहले हम और इसके फीचर्स देख लेते हैं, इसके फीचर्स और क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट बहुत ईजियर है। जो क्लासिक जावा फ्रेमवर्क है या फिर जो API है, उससे ज़्यादा इसमें ईजी है। जो यहाँ पे जो भी JDBC है, JSP है, जो भी जावा सर्वलेट्स है, उससे काफ़ी ईजीली इसमें डेवलपमेंट है। देखिए, अगर हमें को एक बड़े इंटरप्राइज लेवल पे काम करना है तो जावा सर्वलेट उसके लिए, या JSP या JDBC उसमें उतना कारगर नहीं है। जैसे कि हमने अभी बात करी कि ईजीबी भी वहाँ पर कारगर नहीं होता, क्योंकि सिक्योर नहीं है और रोबस्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ बड़ा चाहिए था जो उन सबको ले अपने अंदर ले सके और उन सबको कंबाइन करके हमारे लिए कुछ बड़ा बना सके। ठीक है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क यहीं पर काम करता है, वो सब कुछ को कंबाइन करके हमारे लिए कुछ बड़ा क्रिएट करता है, बड़ा क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, इट इज़ लूजली कपल्ड बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वजह से ये लूजली कपल्ड होता है। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन है क्या, वो देख समझिए। जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल था, अभी हमने यहाँ पढ़ा आगे। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, उसको IOC भी कहते हैं। IOC और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक ही चीज़ है, एक काइंड ऑफ सेम ही है, एक ही चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब है क्या वो देख लेते हैं एक बार, तब हम इसके फीचर्स देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसकी कुछ डायग्राम है। ठीक है, पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसे कि DI, या फिर इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? ठीक है, तो सिंपली ये दो सेपरेट वर्ड हैं। पहले डिपेंडेंसी, दूसरा इंजेक्शन।
तो डिपेंडेंसी अ पार्ट ट्रांसलेट इनटू एन एसोसिएशन बिटवीन टू क्लासेस, ठीक है। एक पार्ट है जो दो क्लासेस को एसोसिएट कर रहा है, बिटवीन दो क्लास में जो एक लिंक बना रहा है, ठीक है, उसको हम डिपेंडेंसी कह रहे हैं। जैसे कि क्लास ए, जो क्लास ए है इज डिपेंडेंट ऑफ क्लास बी, क्लास ए डिपेंडेंट है क्लास बी पे। तो इंजेक्शन का मतलब होता है कि क्लास बी विल गेट इंजेक्टेड इनटू ए बाय आईओसी, मतलब कि जो क्लास बी होगा वो इंजेक्टेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा क्लास ए में। इसी को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे में डिपेंडेंट है। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। अब एक बार हम समझ लेते हैं बीन्स क्या है। बीन हम बार बार इसमें एक शब्द आएगा बीन, बीन फैक्ट्री, आईओसी, एक बार उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा बीन्स। बीन्स क्या है, तो ये द ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म बैकबोन ऑफ योर एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन की जो बैकबोन बनाएगा वो बीन्स बनाएगा, ठीक है। दैट मैनेज बाय स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, जो इस आईओसी कंटेनर बनाएगा। अब आईओसी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है बीन फैक्ट्री, ये एक्चुअल कंटेनर है विच इनिशिएट्स कन्फिगर मैनेज एंड नंबर ऑफ बीन, ये नंबर ऑफ बीन को कंट्रोल करने वाला है। आईओसी और बीन्स क्या है, बीन्स मतलब जो ऑब्जेक्ट जो आपके एप्लीकेशन बैकबोन बनाएगा वो जो कि मैनेज होगा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के द्वारा। अब स्प्रिंग आईओसी कंटेनर है क्या वो देख लीजिए। ये कोर है किसी भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, ठीक है। इट क्रिएट ऑब्जेक्ट, आईओसी का काम यही है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का काम यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट बनाना, कन्फिगर करना और असेंबल करना उनकी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी हमने पढ़ा अभी, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, जो दो क्लासेस हैं, उनको उनकी डिपेंडेंसी जो एक दूसरे पर है उसको मैनेज करना, उसको कन्फिगर करना और मैनेज देयर इंटायर लाइफ साइकिल, उनकी इंटायर लाइफ साइकिल को मैनेज करना, यही आईओसी का काम है। तो आईओसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ही एक मेन, बहुत ही मेन वर्क है जो परफॉर्म करता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आईओसी ऊपर है और डिपेंडेंसी जो इंजेक्शन है डीआई है वो नीचे है, ठीक है। और उसके नीचे आईओसी कंटेनर है जो कि फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो एक डायग्राम की मदद से हम देखते हैं इसको। तो इसका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ देखिए इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल सबसे ऊपर है आईओसी, ठीक है, जो क्या कर रहा है, ये कोर है किसी भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। ये मान लीजिए फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसका कोर है ये। और ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, कन्फिगर करेगा, असेंबल करेगा डिपेंडेंसी, इनकी जो डिपेंडेंसी है उसको असेंबल करने का काम इसका आईओसी का है। और मैनेज करेगा इसकी इंटायर लाइफ साइकिल, कौन मैनेज करेगा, आईओसी करेगा। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल डीआईपी, ये भी इसमें काम करेगा, ये इसी का पार्ट है, आईओसी का एक पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ जाता है, ये डिज़ाइन करता है पैटर्न को, लेकिन ये प्रिंसिपल है, ये कोर है इसका, ठीक है। ये फ्रेमवर्क है, आईओसी कंटेनर एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सब कुछ कंटेन करके रखा है इसने, ठीक है। कोर तो यहीं पर ही है, लेकिन ये अंदर काम ये कर रहा है, लेकिन ये कोर है इसका। ये दो क्लासेस को क्या कर रहे हैं, दो क्लासेस को एसोसिएट करने में मदद कर रहा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आप समझ गए ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना कि हमारा डीआई क्या है, हमारा बीन्स क्या है, हमारा आईओसी क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब उसके एक बार फीचर देख लेते हैं कि हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के फीचर्स क्या है। तो जो आईओसी है, ठीक है, ये एल नहीं है, ये आई है, इसको याद रखना, ये आईओसी है। तो जो आईओसी कंटेनर है मतलब कोर कंटेनर है जो यूज़ करता है डीआई और एलओसी पैटर्न, जैसे हमने पढ़ लिया। तो फीचर्स की यही है। दूसरा ये है कि डाटा एक्सेस फ्रेमवर्क, इसमें डाटा एक्सेस फ्रेमवर्क है जो अलाउ करता है डेवलपर को टू यूज़ परसिस्टेंट एपीआई। एपीआई का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपर को अलाउ करता था कि हम जो परसिस्टेंट एपीआई उसको हम इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि जेडीबीसी हो गया, हाइबरनेट हो गया, फॉर स्टोरिंग परसिस्टेंस डाटा इन डाटाबेस, ताकि हम डाटा को डाटाबेस में स्टोर कर सकें। इसके लिए हमें डाटा, ये फीचर्स भी हमको प्रोवाइड करता है। तो इसके इन्फॉर्मेशन इन्फो दैट इज इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस एंड नॉट लाइकली टू मॉडिफाई, ठीक है। परसिस्टेंट डाटा क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन इनफ्रिक्वेंटली होती है, मतलब कि हमेशा उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आपको एक्सेस करने की जरूरत है, ठीक है। उसको हम परसिस्टेंट डाटा कहते हैं। तो डेवलपर यूज़ कर सकता है कोई भी जो परसिस्टेंट एपीआई है। परसिस्टेंट एपीआई मतलब इसका इस्तेमाल कभी कभी होता है, जैसे कि जेडीबीसी, हाइबरनेट फॉर स्टोरिंग परसिस्टेंट डाटा। परसिस्टेंट डाटा मतलब जो कभी कभी इस्तेमाल होता है डाटाबेस में। तो ये भी किसके द्वारा हो सकता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के द्वारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें ईजीबी इंटरप्राइज से जावा बीन्स हमें नहीं प्रोवाइड करता था, वो ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। वो पॉसिबल कर रहा है ताकि हम ऐसे डाटा को जो हमेशा इस्तेमाल नहीं होता, कभी कभी इस्तेमाल होता है, उस डाटा को भी हम अपने डाटाबेस में स्टोर कर सकें। ये इसमें हेल्प कर रहा है हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, समझ गए ना। अब आता हमारा थर्ड पॉइंट, स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क, ऑल एमवीसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क है उसमें सारे जितने भी एमवीसी कॉन्सेप्ट है इसके हमने पढ़ा, ठीक है। आईओसी हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, उसके अंदर सब कुछ ये कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो इसका एक फीचर्स है। चौथा ये है कि ट्रांजिशन मैनेजमेंट। अब ये क्या है, हेल्प करता है हैंडलिंग ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी मैनेजमेंट होता है एप्लीकेशन का, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग कोड, बिना कोड को इफेक्ट करे। दिस प्रोवाइड जावा ट्रांजिशन एपीआई जीटीए, ठीक है। अब ये भी याद रखना, जीटी जहाँ इस्तेमाल होता है याद रखना, इसका डेफिनेशन क्या है, जावा ट्रांजिशन एपीआई। तो
GTA मतलब क्या? GTA मतलब कि हैंडलिंग करना कोड को, एप्लीकेशन को बिना कोड को इफेक्ट करे, एप्लीकेशन को मैनेज करना बिना कोड को इफेक्ट करे, उसी को हम ट्रांजिशन मैनेजमेंट भी कह रहे हैं या फिर जावा ट्रांजिशन API भी कह रहे हैं। समझ रहे हो ना? अगर आपसे क्वेश्चन या फिर अगर आपको एग्जाम में लिखना हो कि सिंपली ट्रांजिशन मैनेजमेंट कौन करता है, तो GTA करता है, ठीक है। और GTA मदद करता है ट्रांजिशन मैनेजमेंट करने में बिना कोड को इफेक्ट करें, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हमारी पहली वीडियो हो गई। अब हम दूसरी वीडियो में डायग्राम की मदद से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स और समझेंगे, जैसे कि JDBC क्या है, और JDBC API क्या है, और JPA ORM क्या है, OXM क्या है, उसको भी समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो लंबी जा रही है, 10 मिनट से पार हो गई है। थैंक यू।